आज हम लोग लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर सभी के बारे में एक बहुत ही सिंपल थ्योरी की सहायता से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम की मदद से अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको थ्योरी को देखेंगे, जिससे हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आप लोग इसको पढ़े होंगे सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए से हमारा बनता है आरएनए। अब इस डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब आरएनए से हमारा बनता है प्रोटीन और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहा जाता है। अब ये जो प्रोटीन बना हुआ होता है, ये प्रोटीन हमारा कैसा प्रोटीन होता है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होता है प्रोटीन का, ये वाला प्रोटीन बनता है। ठीक है, जो कि क्या होता है कि फंक्शनल नहीं होता है। जैसे कि डीएनए से आरएनए जब सबसे पहले आप लोग बनाते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, तो हमारा सबसे पहले आरएनए क्या बनता है, एचएनआरएनए बनता है, जिसमें एक जोन इंट्रोन होता है और काटकर आप लोग क्या करते हैं, उसका स्प्लाइसिंग करके उसको अलग करते हैं और आप एक एमआरएनए को प्राप्त करते हैं, जो कि फंक्शनल होता है। उसी प्रकार से जब आप एमआरएनए से जब प्रोटीन्स को बनाते हैं, तो ये प्रोटीन्स जो बनता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स प्रोटीन्स का बनता है, जिसमें कि क्या होता है कि एक एक एमाइनो एसिड जो होते हैं, एक एमाइनो एसिड इस प्रकार से हो गया, अब दूसरा एमाइनो एसिड इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से एक एक एमाइनो एसिड आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा, इस प्रकार से पेप्टाइड चेन के द्वारा जुड़ जाते हैं और क्या बना देते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को बना देते हैं, जो कि फंक्शनल नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस तो देखने को मिलेंगे, ये आपस में और भी ज़्यादा क्वाइल्ड होते हैं और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, और क्वाइल्ड होंगे तो टर्सरी को बनाएंगे, उसके बाद क्वाaternary को बनाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ ये लेवल्स में जाते हैं और अपने आप को मॉडिफाइड करते हैं, और एक जो होता है फंक्शनल प्रोटीन्स बनाने का काम करता है। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले अब हम प्रोटीन्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए प्रोटीन्स क्या होता है, तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ एमाइनो एसिड। पॉलीमर्स मतलब ढेर सारे एमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं प्रोटीन्स को। जैसे कि क्या है, मोती का माला देखे होंगे, ढेर सारे मोती जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एक धागे में जुड़ जाते हैं इस प्रकार से, और क्या बनाते हैं कि एक माले को तैयार कर देते हैं। उसी प्रकार से जो होते हैं ढेर सारे इस प्रकार से एमाइनो एसिड होते हैं, और ये एमाइनो एसिड क्या होते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा इस प्रकार से ऐसे जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद क्या बना देते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इस प्रकार से प्रोटीन का बना देते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होता है, ये पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर मतलब ढेर सारे एमाइनो एसिड जुड़ करके क्या बनाए हैं, प्रोटीन को बनाए हैं। उसके बाद बताया गया है, या फिर ये आप बोले, या फिर आप बोल सकते हैं कि एमाइनो एसिड और मोनोमर्स आर प्रोटीन। मोनोमर्स का मतलब क्या हो गया, मोनोमर्स का मतलब कि सिंगल यूनिट प्रोटीन का। ठीक है, जैसे ये एक प्रोटीन आप लोग को दिखाया गया है, इस प्रोटीन के यदि हम मोनोमर्स को बोले, तो ये एक जो आप लोग को दिख रहा है इस प्रकार मोती के समान, इसको आप निकाल दीजिए, ये इसका क्या है, एक मोनोमर्स है। ठीक है, तो ये इसका मोनोमर्स, तो इसको जो इसका मोनोमर्स है, इसी को क्या कहा जाता है, एमाइनो एसिड। तो एमाइनो एसिड क्या होता है, मोनोमर्स होता है प्रोटीन का, ये भी बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि प्रोटीन क्या है, पॉलीमर होता है, मतलब ढेर सारे एमाइनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बना है। अब यही एमाइनो एसिड तो इसका मोनोमर्स कहा जा रहा है। आगे देखिए, आगे बताया गया है, ईच मोनोमर्स लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। प्रत्येक मोनोमर्स, ये इसका एक मोनोमर हो गया, ये इसका दूसरा मोनोमर, जो कि इसका मोनोमर क्या है, एमाइनो एसिड है। ठीक है, ये एक दूसरे से किसके द्वारा लिंक्ड है, तो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा क्या होता है कि ये जुड़े हुए होते हैं। आगे बताया गया है 20 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, मतलब 20 एमिनो एसिड जो होते हैं पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन में, जिसमें कि आप लोग पढ़े होंगे इसेंशियल एमिनो एसिड कुछ होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। तो पूरे 20 एमिनो एसिड आप लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यही एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। बस इसका क्या अरेंजमेंट जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा। जैसे आर्जिनिन के बाद वेलिन भी आ सकता है, आर्जिनिन के बाद हिस्टिडीन भी आ सकता है। तो हर एक प्रोटीन में क्या होगा कि इसका जो अरेंजमेंट होता है और इसकी जो नंबर होती है, हो सकता है वेलिन दो, किसी प्रोटीन में 2 बार आया हो, उसके बाद आर्जिनिन आया हो, और किसी में हो सकता है कि पहले वेलिन जो होता है 4 बार आया हो, उसके बाद तो सेरीन आ गया हो। इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है। वही बताया गया है आगे कि बट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब उसका नंबर भी डिफरेंट हो सकता है कि किसी में आर्जिनिन का जो नंबर होता है, हो सकता है किसी प्रोटीन में 2 हो, और किसी प्रोटीन में हो सकता है कि उसका नंबर 3 हो। ठीक है, तो नंबर डिफरेंट हो सकता है, अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो सकता है कि हो सकता है कि वेलिन के बाद किसी प्रोटीन में सेरीन आता है, और किसी में हो सकता
है कि वेलिन के बाद हिस्टिडीन आ रहा हो। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उसका अरेंजमेंट में भी क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन आप लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे बताया गया है कि देयर आर 4 लेवल्स होते हैं प्रोटीन के। तो प्रोटीन के इसमें 4 लेवल देखने को मिलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें कि आप लोग स्टार्टिंग में ही देखे हैं। देखिए इस प्रकार से ये आप देखिए है, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन का, इस प्रकार से माला की तरह है, जिसमें कि एक एक एमाइनो एसिड आपस में बस पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए, तो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर बना। अब यही जो माला की तरह आपको संरचना देखने को मिल रही है, यही आपस में थोड़ा थोड़ा क्या हो जाए कि इस प्रकार से ऐसे आप लोग को इस प्रकार से ऐसे क्वाइल्ड हो जाए। ठीक है, आपस में ही क्या हो जाए कि यही माला आपस में क्वाइल्ड हो जाए, तो ये हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बना देता है। अब यही जो माला आप लोग को ये क्वाइल्ड हुआ दिख रहा है, अब ये आपस में और भी ज़्यादा इस प्रकार से ऐसे ऐसे जुड़ जाए, तो ये आप लोग को टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये जो होता है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है, अब ये 2 या 2 से अधिक टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिल जा रहे हैं। ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर की संरचना है, ये दूसरी, ये तीसरी, इस प्रकार से ढेर सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर जब आपस में मिल जाते हैं तो वे हमारा क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लेते हैं प्रोटीन का। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें क्या होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट लेवल्स होता है प्रोटीन स्ट्रक्चर का। आप लोग सिंपलेस्ट लेवल आप लोग को पता होगा कि हमने आप लोग को बताया कि एक एक एमाइनो एसिड बस पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए हैं। अब ये हमारा बना लेता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो बहुत ही सिंपल सा लेवल है इसका। ठीक है, तो सिंपलेस्ट लेवल होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर कंटेन्स सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि आपको क्या होगा कि यदि आप ले ले किसी भी प्रोटीन के बारे में ले ले, जैसे कि मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, तो उसके बारे में ले लेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक सीक्वेंस निर्धारित रहती है कि भाई किस एमाइनो एसिड के बाद कौन सा हमें एमाइनो एसिड को लाना है, जिससे कि हमारा मायोग्लोबिन प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंस निर्धारित कौन करेगा, तो हमारा प्राइमरी जो स्ट्रक्चर्स होता है प्रोटीन का वही निर्धारित करता है। तो वही बताया गया प्राइमरी स्ट्रक्चर कंटेंट क्या रहता है, सीक्वेंस को ऑफ एमाइनो एसिड का। आगे बताया गया द लीनियर कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑफ एमाइनो एसिड का। इसमें आप देखे होंगे कि जो इसका चैन होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर का, कुछ इस प्रकार से मोती की माला की तरह बिल्कुल लीनियर में ही अरेंज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे लीनियर कॉन्फ़िगरेशंस आप लोग को इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बताया गया है दिस स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है, ये फंक्शनल नहीं है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया कि ये इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि इसी से हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनना है और इसी से हमारा टर्शियरी और क्वाटरनरी ये सभी स्ट्रक्चर को बनना है। तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या नहीं है, फंक्शनल नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है लेकिन फंक्शनल नहीं है। आगे बताया गया है इन दिस स्ट्रक्चर द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ एमाइनो एसिड इज ऑलवेज फिक्स। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर्स में जो नंबर होता है और इसका जो ऑर्डर होता है वो हमेशा फिक्स होता है। जैसे कि यदि आप मायोग्लोबिन का एग्जांपल से ले लें तो मायोग्लोबिन्स में 153 जो होता है कि एमाइनो एसिड रहता है, तो ये नंबर इसका फिक्स है। ठीक है, कि इतना ही मायोग्लोबिन्स का जो एमाइनो एसिड होता है, ये एमाइनो एसिड यदि इतनी संख्या में आ गए तो वो मायोग्लोबिन प्रोटीन को बना देगा। ठीक है, तो हर एक प्रोटीन का अपना अपना एक नंबर होता है कि इतने नंबर एमाइनो एसिड जुड़ेंगे और इसका ऑर्डर क्या क्या रहेगा। ठीक है, कि हमारे सेरिन के बाद वेलिन आना है कि सेरिन के बाद आर्जिनिन आना है, सबका ऑर्डर भी अपना फिक्स रहता है। नेक्स्ट बताया गया है पॉलीपेप्टाइड चेन कंसिस्ट ऑफ एन टर्मिनल, जिसको कि NH2 ग्रुप कहते हैं, एंड C टर्मिनल जो कि होता है COOH फ्री ग्रुप। ठीक है, तो इसमें आप जब एक एमाइनो एसिड में देखते होंगे तो एक नॉर्मल संरचना क्या है एमाइनो एसिड का कि C रहता है, और एक साइड पे आप देखेंगे तो इसका NH2 ग्रुप रहता है, और दूसरे साइड पे रहता है इसका COOH ग्रुप रहेगा, और एक साइड पे आप लोग को एल्किल जो चैन देखने को मिलती है और एक साइड पे हाइड्रोजन देखने को मिलता है। तो पेप्टाइड चैन जब आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि एक का एमाइनो एसिड, अब ये हमने एक एमाइनो एसिड की संरचना बनाई है, अब दूसरा एमाइनो एसिड की संरचना बनाएंगे तो ठीक आप इसका क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एमाइनो एसिड है, अब दूसरा यहाँ पे हमारा यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आ गया, उसके बाद क्या होगा कि इसके आगे ये कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन, इस प्रकार से ये दूसरा जुड़ जाएगा। तो अभी इसका जो होता है, ये जो दूसरा जो हमारा एमाइनो एसिड का जो कार्बोनिल ग्रुप का हाइड्रोजन होता है, ये इसके जो होता है एमाइनो ग्रुप के साथ क्या बनाता है कि लिंक हो जाता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेगा और पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा। तो वही इसमें भी बताया गया है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वह कंसिस्ट क्या रहता है, उसका एक टर्मिनल, तो एन टर्मिनल जो NH2 ग्रुप वाला टर्मिनल आप लोग देखने को मिलेंगे, इसी को एन टर्मिनल कहा गया है, और जो COOH ग्रुप वाला टर्मिनल आप लोग को देखने को मिल रहा है उसी को क्या कहा गया है,
है, सी टर्मिनल कहा गया है। ठीक है, तो एन टर्मिनल जो होता है वह दूसरे एमाइनो एसिड के सी टर्मिनल के साथ क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। आगे देखिए एग्जांपल्स के बारे में बताया गया है कि जो ह्यूमन का मायोग्लोबिन होता है वह कंसिस्ट किया रहता है 153 एमाइनो एसिड इन अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में। ठीक है, ह्यूमन मायोग्लोबिन जो होता है इसका नंबर एंड ऑर्डर जो होता है फिक्स होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में किसी भी प्रोटीन का नंबर ऑर्डर फिक्स होता है। तो इसमें एक एग्जांपल बताया कि जैसे कि ह्यूमन मायोग्लोबिन है उसमें 153 एमाइनो एसिड पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में कि प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ एमाइनो एसिड। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स का बनाए थे वही बार बार अब फोल्ड होगा। ठीक है, जो मोती की माला की तरह था अब वही इस प्रकार से ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाएगा और फोल्ड होकर क्या बना देता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को बना देता है। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इज मेंटेन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो हमारा फोल्डिंग हुआ है ये किसके द्वारा मेंटेन हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये एक माला की तरह है हमारे संरचना, मान लीजिए ये माला की तरह एक संरचना है। ठीक है, अब यही संरचना क्या हुआ है कि फोल्ड हुआ है, तो फोल्ड होकर ये यही संरचना इस प्रकार से बना लिया है। तो अब इसको मेंटेन होना, अब ये हो सकता है कि यहाँ से आप पकड़ के खींचे, यहाँ से करें तो ये क्या हो जाए, खुल जाए, लेकिन ये खुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या होता है कि कुछ लिंक पाए जाते हैं, कुछ बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, साल्ट बॉन्ड, ये सभी बॉन्ड्स जो होते हैं इसको क्या करते हैं कि खुलने नहीं देते हैं। ठीक है, तो उन्हीं बॉन्ड्स के बारे में बताया गया है कि ये जो संरचना होती है किसके द्वारा मेंटेन की जाती है। तो ये जो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें देखने को मिलेगा, साल्ट लिंक देखने को मिलेगा, स्ट्रेटोस्टैटिक सब पोलर साइड चेन होंगे, उसके बाद वांडर वाल इंटरेक्शंस इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इज अल्फा हेलिक्स। सबसे कॉमन टाइप में सेकेंडरी स्ट्रक्चर सब दो टाइप्स में आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है अल्फा हेलिक्स देखने को मिल रहा है और दूसरा देखने को मिल रहा है आप लोग को बीटा प्लीटेड सीट। ठीक है, तो दो आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं अल्फा हेलिक्स के बारे में। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का ही क्या है आप लोगों को पार्ट है। ठीक है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीट। अल्फा हेलिक्स देखेंगे तो ये जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है मोती की माला की तरह रहता है। ये क्या होता है कि इस प्रकार से यदि ऐसे फोल्ड हो गया तो ये अल्फा हेलिक्स बन जाता है। ठीक है, अब ये बीटा प्लीटेड सीट में देखेंगे तो क्या होगा कि दो या दो से, अब ये एक पॉलीपेप्टाइड का चेन है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब दो पॉलीपेप्टाइड के चेन इस प्रकार से आ जाते हैं और आकर के एक सीट के रूप में, जैसे एक के ऊपर एक सीट रखा जाता है ना, उस प्रकार से ऐसे क्या होते हैं कि बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इस प्रकार से जब ज्वाइंट हो जाते हैं दो या दो से अधिक, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये तीसरा है, तो दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन जब इस प्रकार से ऐसे बाइंड होते हैं तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा हो गया बीटा प्लीटेड सीट और ये हो गया हमारा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, इसी का पार्ट है। तो अब हम सबसे पहले अल्फा हेलिक्स के बारे में देखते हैं। देखिए अल्फा हेलिक्स, ठीक है, अल्फा हेलिक्स क्या होता है, व्हेन द पेप्टाइड चेन इज हेलिकल इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स। हेलिकल मतलब क्या होता है, इस प्रकार से ये संरचना हमारी क्या कहलाती है, हेलिकल संरचना कहलाती है। तो जब हमारी पेप्टाइड चेन हेलिकल हो जाती है तो वे हमारी क्या कहलाती है, अल्फा हेलिक्स कहलाती है। आगे बताइए द स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलाइज्ड, ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है वह किसके द्वारा स्टेबलाइज हुआ होता है, तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बिटवीन द कार्बोनिल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड एंड एमिनो ग्रुप ऑफ अनदर पॉलीपेप्टाइड। इसमें अब बताया क्या गया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि इसका जो अल्फा हेलिक्स की संरचना है ये मेंटेन किसके द्वारा हुई है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा मेंटेन हुई है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना कहाँ पर है, तो एक का देखेंगे आप, जब देखेंगे तो इसमें कार्बोनिल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है इसका पॉलीपेप्टाइड जो वन पॉलीपेप्टाइड चेन होता है ये एमाइनो ग्रुप के साथ बनाता है। जैसे आप स्ट्रक्चर से समझेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। जैसे ये देखिए ये कार्बोनिल का ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, COOH ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन होता है एमिनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बनाया है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है। कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन एमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ बनाया है ऑक्सीजन हाइड्रोजन ग्रुप, वही इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे भी इसके एग्जांपल्स के बारे में देख लीजिए। तो इसमें एग्जांपल्स क्या बताया गया है कि इन ह्यूमन मायोग्लोबिन
ह्यूमन मायोग्लोबिन का ही एग्जाम्पल्स लिया गया है, जिसमें कि हमने आप लोग को बताया कि 153 अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें बता दिया गया है कि 153 अमाइनो एसिड है। तो अब यही प्राइमरी स्ट्रक्चर अब हेलिकल्स हुआ है। अब हेलिकल होकर के क्या किया है कि 8 अल्फा हेलिक्स बनाया है, ठीक है। इस प्रकार से ये एक अल्फा हेलिक्स हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, इस प्रकार से 8 अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स को बनाया हुआ है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट हमारा इस संरचना आप लोग को दिखाया गया है, जो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये किसकी संरचना है? तो अल्फा हेलिक्स की ही संरचना है, जिसमें कि ये क्या है कि किसके द्वारा इसकी स्ट्रक्चर मेंटेन किया गया है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इस प्रकार से मेंटेन किया गया है। इसकी इस प्रकार से क्या है? ये हेलिकल संरचना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम बीटा प्लीटेड शीथ के बारे में, जो कि अब हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही दूसरा जो होता है वो बीटा प्लीटेड शीथ के रूप में भी देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि अ ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड बीटा प्लीटेड शीथ। जब हमारे 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ते हैं, जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया, ये तीसरा हो गया, जब ये एक दूसरे से इस प्रकार से एक शीथ के रूप में जब ज्वाइन होते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? बीटा प्लीटेड शीथ कहा जाता है, ठीक है। जब ये शीथ के रूप में इस प्रकार से ज्वाइन होते हैं तब इसको हम कहेंगे बीटा प्लीटेड शीथ। 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर के ज्वाइन हुए हैं इसलिए। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इसके स्ट्रक्चर से इसको समझ लीजिए। जैसे कि ये आप देखेंगे तो ये बीटा प्लीटेड शीथ की संरचना दिखाई गई है। इसमें देखिए ये एक बीटा प्लीटेड शीथ है, ठीक है, ये एक है और ये दूसरा बीटा प्लीटेड शीथ है। तो इसमें क्या होता है कि सेम पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना, देखिए यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी, तो डिफरेंट जो होता है जगह पर क्या बना है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। तो वही इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बताया गया न्यूवरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन आर अरेंज इन आइदर अ पैरेलल और एंटी पैरेलल सीक्वेंस में इन बीटा प्लीटेड शीथ। न्यूवरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके पास वाला जो पॉलीपेप्टाइड चेन है हो सकता है कि वो पैरेलल भी हो सकता है कि वो एंटी पैरेलल भी हो। अब पैरेलल एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? जैसे कि इस संरचना में देखिए तो ये क्या है? कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे है, ठीक है। इस प्रकार से ये संरचना है, जिसमें कि आप देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे इसका जो है, इस वाले में देखिए यहाँ पे इसका NH2 ग्रुप यानी एमिनो वाला ग्रुप है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका COOH वाला ग्रुप है, ठीक है, COOH वाला ग्रुप है। अब इस वाले यदि इसी पॉलीपेप्टाइड चेन में देखें तो यहाँ पे अब इसका NH2 ग्रुप इस साइड है, ठीक है, और इसका जो होता है दूसरे वाले पॉलीपेप्टाइड चेन में इसका COOH ग्रुप इस साइड है, इस प्रकार है। तो ये एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल है, क्योंकि देखिए इसका NH2 ग्रुप इसका जो होता है COOH ग्रुप के साइड है और इसका COOH ग्रुप इसके NH2 ग्रुप के साइड है। तो ये एक दूसरे से एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। वही आप पैरेलल में देखेंगे तो पैरेलल में आपको क्या दिखेगा? पैरेलल में आपको दिखेगा कि इसका NH2 ग्रुप दूसरे जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका भी NH2 ग्रुप सेम साइड आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, और इसका COOH ग्रुप भी इसके COOH ग्रुप के सेम साइड आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे पैरेलल अरेंजमेंट आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बीटा प्लीटेड शीथ में दो चेन जो होते हैं या तो हो सकते हैं कि वे एंटी पैरेलल हो या तो हो सकते हैं वे पैरेलल हो। आगे इसमें क्या बताया गया है? इन Many proteins the beta way sheath provide strength and stiffness। बहुत सारे जो बीटा जो शीथ होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं? तो स्ट्रेंथ को भी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन की स्ट्रेंथ को बनाते हैं और उसके स्टिफनेस को बनाते हैं। और देखिए आप लोग को एक चीज़ हम बताने को भूल गए हैं, इसमें देखिए जो अल्फा हेलिक्स में देखेंगे तो अल्फा हेलिक्स जो आप लोग का हेयर होता है ना, जो बाल होते हैं, तो बाल में जो कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है ना उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो बिल्कुल अल्फा हेलिक्स ही होता है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स जो आपके बाल में जो कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है वह अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स में ही होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है बाल का कीरेटिन प्रोटीन जो होता है ऐसे ही रहता है। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर्स आ गया, क्योंकि हमने आप लोग को प्राइमरी स्ट्रक्चर बता दिया, प्राइमरी के बाद आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप लोग को 2 स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे थे, एक था हमारा अल्फा हेलिक्स के बारे में और दूसरा बीटा प्लीटेड शीथ, दोनों के बारे में पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। टर्सरी के बाद हमारा आएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अब हम टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो देखिए जो टर्सरी स्ट्रक्चर्स होता है प्रोटीन का आर फॉर्म्ड होता है व्हेन ट्विस्ट एंड फोल्ड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स
फोल्ड अगेन टू फॉर्म अ लार्जर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस प्रकार से था, हेलिकल स्ट्रक्चर था, ये क्या हो जाएगी पुनः अब आपस में ही, अभी ये इस प्रकार से, अब ये क्या हो जाए कि पुनः ये क्या हो जाए इस प्रकार से आगे जा करके और आपस में ही ऐसे इस प्रकार से फोल्ड हो जाए, पुनः दोबारा से फोल्ड हो जाए, तो हमारा क्या बना लेता है, अब ये दोबारा से वो भी फोल्ड हो तो इस तरीके से होने कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को बना लेता है। ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, अब वो हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर कहलाने लगेगा। कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, प्रोटीन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जब हमारा ट्विस्ट एंड फोल्ड जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो था, जो ट्विस्टेड एंड फोल्डेड था हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो दोबारा से फोल्ड हो जाता है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, टर्सरी स्ट्रक्चर कहलाता है। आगे बताया गया है दिस स्ट्रक्चर कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्मेशन, वांडर वाल्स अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन, साल्ट बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर किसके द्वारा स्टेबल या मेंटेन हो रहा है, तो ये इन सभी बॉन्ड के द्वारा मेंटेन हो रहा है। ठीक है, और मेन रूप से किसके द्वारा, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड, इससे आप इसे पीछे देखे थे तो आप लोग को हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब बॉन्ड देखने को मिल रहा था, लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को नहीं मिल रहा था। अब सेकेंडरी बॉन्ड का ही है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का ही आया है ना, ये टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे बना है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही हमारा और ज़्यादा फोल्ड हुआ है और हमारा क्या बना लिया है, टर्सरी बनाया है। तो सेकेंडरी में जितने भी हमारे बॉन्ड पाए जा रहे थे वे तो पाए ही जाएंगे, उसके साथ साथ अब हमारा एक और बॉन्ड जुड़ गया जो कि क्या है, हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, जिसके द्वारा कि ये हमारे टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है कि भाई तुमको इसी स्ट्रक्चर में रहना है, अब तुम दूसरे स्ट्रक्चर में मत जाओ। आगे बताया गया है डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी टू द टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी बनाए रखता है कि तुम टर्सरी स्ट्रक्चर्स में ही रहो, अब तुम दोबारा से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मत जाओ। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग को ये संरचना जो दिखाई गई है, ये आप लोगों को टर्सरी स्ट्रक्चर की संरचना दिखाई गई है, जिसमें कि जो होता है कि हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर दोबारा से फोल्ड होकर के कुछ इस प्रकार से 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बना लिया है। और बीच बीच में आप लोग को यहाँ पर देखिए सल्फाइड बॉन्ड ये देखने को मिल रहे होंगे, जो कि इसकी संरचना को क्या किया है, बिल्कुल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि तुम इसी संरचना में रहो। आगे हमारा क्वाटिनरी स्ट्रक्चर आ जाता है। क्वाटिनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, द क्वाटिनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टर्सरी यूनिट्स। ठीक है, जो ये आप लोग देखे हैं टर्सरी स्ट्रक्चर, ये आप लोगों को एक यूनिट का दिखाया गया है, एक टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया गया है। अब ऐसे ही 2 या मतलब अधिक जब ढेर सारे टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में मिल जाएंगे ना, तो क्या बना लेते हैं, हमारा क्वाटिनरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो वही बताया गया है 2 या 2 से अधिक जब टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में कॉम्बिनेशन होते हैं या आपस में जुड़ते हैं तो हमारे क्या बन जाता है, क्वाटिनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि आप देखेंगे ह्यूमन का मायोग्लोबिन आप देखेंगे तो उसमें 2 अल्फा आपको चैन देखने को मिलेगा और 2 आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, बीटा चैन। ये इस प्रकार से आपस में मतलब जुड़े होते हैं, 2 अल्फा चैन इस प्रकार से ऐसे जुड़े हो गए, 2 अल्फा चैन हो गए और 2 आप लोगों को इस प्रकार से बीटा चैन ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, ह्यूमन का जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है वो बनाते हैं, जिससे कि क्या होता है, इसके चैन से अब हमारा आकर के क्या जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, यही जुड़ता है ना, ऑक्सीजन जुड़ता है, CO2 जुड़ता है, यही जुड़ने का काम करता है। तो ये इसी प्रकार से इसका जो क्वाटिनरी स्ट्रक्चर होता है, तो ह्यूमन का जो आप हीमोग्लोबिन आप लोग का है, वो हीमोग्लोबिन किस स्ट्रक्चर्स में रहता है, तो वो क्वाटिनरी स्ट्रक्चर्स में आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें 2 अल्फा चैन देखने को मिलेंगे आपको और 2 बीटा चैन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस प्रकार से जुड़े होते हैं। मान लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये आप लोग का अल्फा चैन है और ये दोनों जो चैन आप देख रहे हैं हो सकता है ये बीटा चैन हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि आप लोग प्रोटीन के जो जितने भी लेवल्स होते हैं वे किस प्रकार से आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल से आप लोग को थ्योरी प्रोवाइड किया गया है जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए एक बार आप लोग को रिवाइज करा देते हैं हम। तो इसमें आपको हमने बताया कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होता है ये क्या होता है कि एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स बना लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने आप लोग को 2 स्ट्रक्चर बताया था, एक हमने बताया अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर एंड दूसरा हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में क्या बताया था आप लोग को, बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स में क्या बताया कि जब हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर्स आपस में क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर में हो जाता है
तो वो हमारा अल्फा हेलिक्स बनाता है। और ये किसके द्वारा स्टेबल होता है, तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है। और बीटा प्लीटेड शेप में आपने को क्या हमने बताया कि बीटा प्लीटेड शेप में जब दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे कि यहाँ पे ये जो दिखाई गया एक है पॉलीपेप्टाइड चेन, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन, ये तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इस प्रकार से है ना। तो जब दो या फिर दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाते हैं तो वो हमारे क्या बना लेता है, बीटा प्लीटेड शेप बनाएगा। अब टर्सरी स्ट्रक्चर में हमने आप लोग को क्या बताया कि यही जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हैं, यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर फिर से फोल्ड होता है। क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग था प्राइमरी स्ट्रक्चर का। जब प्राइमरी स्ट्रक्चर ट्विस्ट होता है, फोल्ड होता है, तब हमारा सेकेंडरी बना। अब ये सेकेंडरी दोबारा से जब फोल्ड हो गया है तब ये हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर बनाएगा, जो कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है। और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और किसके द्वारा ये जो होता है कि मेंटेन है, इसकी स्टेबिलिटी किसके द्वारा है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये स्टेबल रहता है। अब यही आप क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया कि जब ये टर्सरी स्ट्रक्चर दो या दो से अधिक टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में जुड़ जाते हैं तब हमारे क्या बना देते हैं, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल्स हमने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया कि हीमोग्लोबिन जो होता है वह 4 जो होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चैन से मिलकर के बना हुआ होता है, तो वो हीमोग्लोबिन हो गया। अल्फा हेलिक्स में हमने आपके जो कीरेटिन प्रोटीन होता है उसके बारे में बताया कि जो कीरेटिन प्रोटीन आपका होता है वो अल्फा हेलिक्स के रूप में ही आप लोगों को देखने को मिलता है। ह्यूमन का मायोग्लोबिन्स के बारे में बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।